नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां आपके लिए ढेर सारी नई और ताजी खबरें और साथ में आपकी काम की और फायदे की भी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में एफएसएल के बाहर श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर हमला और पथराव, पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर ले जा रही थी पुलिस। कोलेजियम के सुझाए नामों पर मंजूरी से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, कहा बिना आपत्ति के सरकार नहीं कर सकती नाम वापस। अब 8 दिसंबर को सुनवाई। आपकी रसोई तक पहुंचने वाली गैस हो या फर्टिलाइजर, सस्ता करने के लिए किरीट पारिक कमेटी कर सकती गैस लिबरलाइजेशन की सिफारिश, थी एनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नई बुलंदी पर पहुंचा निफ्टी 275 सेशन के बाद बनाया नया रिकॉर्ड हाई। सरकारी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों से आज मिला भरपूर सपोर्ट। तो रैली में आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साथ इन्फोसिस की रही बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वालों ने ज्यादा ईमानदारी से चुकाई ईएमआई। बैंकिंग सेक्टर के औसत एनपीए के मुकाबले योजना में आधी रही लोन एनपीए की दर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज जर्मनी और स्पेन का मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। रोमांचक मुकाबले में सर्बिया और कैमरून भी 3-3 की बराबरी पर रुके। इस वक्त कोरिया और घाना की भिड़ंत जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी अभी दिल्ली से ये खबर आ रही है कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर हमला हुआ है, पथराव भी किया गया है। हालांकि पुलिस उसे भीड़ से बचाकर ले जाने में कामयाब हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आफताब, जिसका कि आज चौथी बार पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। 3 टेस्ट इससे पहले हो चुके थे। उसके लिए पुलिस उसे लेकर गई थी और जब वापस लेकर जा रही थी टेस्ट के बाद, तो अब खबर आई है कि उस पर हमला हुआ। देखिए आप यहाँ पर तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें तो कुछ धारदार हथियार लेकर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, क्यों इन्होंने आफताब पर हमला किया, क्या कहना था इनका, ये थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन खबर इस वक्त यही कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर हमला किया गया है, पथराव किया गया है। और ये तब हुआ जब पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पुलिस उसे लेकर जा रही थी। तो जो और खबरें हमें मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने भीड़ से बचाव किया, उसे ले जाने में भी कामयाब रही है। तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, लेकिन ये हमला अभी शाम के वक्त का है। ताज़ी खबर आपके लिए ये देखिए, पुलिस की वैन भी दिखाई दे रही है जिसमें शायद आफताब को फाइनली जब कोर्ट से बाहर निकालने के बाद उन पर हमला हुआ तो उस पर फिर यहाँ से उस गाड़ी में उसको डाला गया होगा और उसे पुलिस ले जा रही है। 4 अब तक पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुके हैं आफताब के। जो अंदर की खबरें हैं उसके मुताबिक बहुत सहयोग तो उसने नहीं किया है, अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश उसकी जारी है। अलग अलग बातें वो बार बार पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर बोल रहा है और अभी भी अपने बयानों को लगातार बदल रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं जो सूत्रों से मिल रही है, लेकिन ताज़ा खबर ये कि आज पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफताब पर हमला हुआ। ये देखिए हाथ में तलवार लिए कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, धारदार हथियार उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, कुछ वो कह भी रहे हैं। ऑडियो अब तक क्लियर नहीं है हमारे पास उनका, लेकिन ये बड़ी खबर जब आज आफताब को लेकर जाया जा रहा था पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद, तो उस पर पथराव किया गया, हमला की गई, उस पर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। किन लोगों ने क्या किया है, ये उनकी क्या मांग है, ये भी कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये आज की ताज़ी घटना इस वक्त की है। देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में ये मामला है पूरा, जहां पर आफताब को लगातार इंट्रोग्रेट किया जा रहा है। आज जैसा हमने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट ये चौथा मौका था जब आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा था। टेस्ट के बाद पुलिस जब ले जा रही थी तो आफताब पर हमला किया गया है, पथराव की भी खबरें आई हैं।
अब ये कौन लोग हैं अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन धारदार हथियारों के साथ आप इन लोगों को देख सकते हैं। कुछ डिमांड्स भी अपनी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं टीवी कैमरास के सामने, लेकिन क्या है वो अभी शायद ऑडियो हमारे पास क्लियर नहीं। फिलहाल पुलिस ने आफताब को वैन में पहुंचा दिया है और इस हमले से अब क्या कोई चोट आफताब को पहुंची है नहीं पहुंची ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त पुलिस आफताब को यहां से ले जाने में कामयाब रही। रुक करते हैं एक और अहम खबर का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वालों ने ज्यादा ईमानदारी से ईएमआई चुकाए हैं। एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर के औसत एनपीए के मुकाबले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन एनपीए की दर आधी रही है। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और साथ ही होंगे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले लक्ष्मण, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस आरटीआई में क्या बात निकलकर सामने आई है, क्या हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर और क्या ये रिपोर्ट बता रही है या ये आरटीआई बता रही है? देखिए, दरअसल आमतौर पर धारणा यह होती है कि बड़ा है तो बेहतर है, लेकिन इस आरटीआई ने इस धारणा को पलट दिया है, खास तौर से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर के। दरअसल आज से करीब 7 साल पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में लोन दिए जाते थे 10 लाख रुपए तक के, और ताकि अपना बिजनेस करिए और फिर सरकार को चुका दीजिए। तो इस योजना के कितना सफल रहा इस पे एक आरटीआई फाइल की गई थी। तो उस आरटीआई में जवाब जो आया वो काफी महत्वपूर्ण है। जवाब यह आया कि इस योजना के तहत लोन लेने वालों ने बड़ी ही ईमानदारी से अपनी ईएमआई चुकाई है, अपनी किस्त चुकाया है। और ये ईमानदारी इस वजह से, चूंकि बाकी लोन की तुलना में देखें तो यहाँ पे एनपीए की दर बिल्कुल आधी है। बाकी जो बैंकिंग सेक्टर में लोन होता है उसमें एनपीए की दर जो होती है वो करीब 5.97% है, चालू का बीते कारोबारी साल के हिसाब से देखें तो। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एनपीए की दर जो है मुश्किल से 3.38% रही, यानी एनपीए की दर आधी रही, यानी लोगों ने काफी मुस्तैदी से लोन चुकाया है। और खास बात है कि इसमें भी अलग अलग कैटेगरी थी, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। तो शिशु लोन जिसमें 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाते थे उसमें तो और ज्यादा लोगों ने मुस्तैदी दिखाई, वहां पे एनपीए जो है सिर्फ 2.25% रहा। और तरुण लोन जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते थे उसमें 2.29% रहा। तो इस तरीके से यह बात निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी कई शिकायतें की जा रही थी वो दरअसल शिकायतें निराधार थी और अब ये काफी सफल होती दिख रही है, ऐसा आरटीआई से जानकारी मिली है। ठीक है लक्ष्मण। राजीव जी हमारे साथ है। तो राजीव जी, ये योजना काफी चर्चा हुई थी जब ये योजना आई थी, आप भी उस समय थे वहां पर नीति आयोग में। आपका अपना अनुभव कैसा रहा? नहीं, मेरा अनुभव शुरू से करीब करीब यही रहा है कि जो जिन छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं जो और माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो अपने लोन चुकाने में जो है वो कोताही नहीं बरतते हैं और वो ईमानदारी से लोन दे देते हैं। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो आजकल जो हमारे उबर और ओला के ड्राइवर्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर उनको सिर्फ उनके कैश के बेसिस पर लोन दे दिया जाता है अब फिनटेक से। उनमें जो है वो कोई कोलैटरल नहीं लिया जाता, जैसे कि मुद्रा लोन में भी कोई कोलैटरल नहीं लिया जाता, और वो उसको बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरह से चुकाते हैं, उसको निभाते हैं। तो ये जो धारणा बनी थी लोगों में बहुत, जैसे कई हमारे जाने माने अर्थशास्त्रियों में भी, कि मुद्रा लोन जो है वो एक बहुत बड़ा एनपीएस का पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा और ये जो 16 लाख करोड़ इसमें जो है वो मुद्रा जो दी गई है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसका एक एनपीए बन जाएगा, और जब ये चीज़ आएगी तो बैंकिंग सेक्टर को पूरा एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये सब धारणाएं जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित हुई हैं और ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये जो पूरी स्कीम है इससे हमारे छोटे व्यापारियों को, छोटी हमारे उद्योगों को, या जो लोग अपने घर में काम कर रहे हैं उनको काफी बढ़ावा मिला है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है कठिन परिस्थितियों में। जी, आपने जिक्र किया आलोचनाओं का, तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने भी आलोचना की थी। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उन्होंने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये थोड़ा खतरा हो सकता है। क्या लगता है राजीव जी, थोड़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी? जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही रही होंगी,
क्योंकि इनके पास आंकड़े तो थे ही नहीं और इन्होंने आंकड़ों की देखने की कोशिश भी नहीं करी। तो जैसा कि आज किया गया है कि आरटीआई फाइल करके उसका बाकायदा जवाब मिला है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये चीज़ें सब अटकलियाँ थी और एक इडियोलॉजिकल जो था वो और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था जो कि नहीं होना चाहिए था। मगर अचरज की बात यह है कि इन लोगों ने जो पुराना हमारा जो ऐतिहासिक ट्रेंड है जिसमें कि छोटे जो देनदार हैं, जो छोटे स्मॉल बोरोअर्स जो हैं, वो हमेशा अपने लोन के जो है वो ज़्यादा बेहतरी उनका हमेशा रहता है, उनका रिपेमेंट सिस्टम हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये जो बड़े वाले जो हैं, जो कि हज़ारों करोड़ में लोन ले लेते हैं, वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो ये हमेशा से ये चीज़ रही है। और अगर उसको तो और आज की ये जो मुद्रा लोन की जो हमारी जो आरटीआई में जो समाचार मिला है, उससे इस बात की ये बात पुख्ता होती है कि छोटे बोरोअर्स जो हैं, स्मॉल बोरोअर्स वो हैं जो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और उसमें देनदारी में कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक पॉलिटिशियन लक्ष्मण रॉय साहब हैं। लक्ष्मण, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे राजीव जी से? जी बिल्कुल राजीव जी, उस वक्त में नीति आयोग उपाध्यक्ष भी थे जब कोरोना की लहर काफी तेज थी और माना जाता सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई सेगमेंट हुआ है तो वो ये जो छोटे मझोले कारोबारी हैं। लेकिन देखने को मिला इस छोटे मझोले कारोबारी ने उस कोरोना की लहर के दौरान भी जो है लोन चुकाने में कोताही नहीं बरती। तो राजीव सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँ, क्या ये इस बात को और प्रशस्त करता है कि आप छोटे लोगों को लोन दे करके उनके कारोबार को बढ़ावा दीजिए, अपने आप आपकी जीडीपी बढ़ती जाएगी? ये बात आपने बहुत ठीक अच्छी पूछी लक्ष्मण, क्योंकि बहुत जिक्र हो रहा है आजकल के शेप रिकवरी का। इसमें कहा जा रहा है कि जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े उद्यमी हैं, उनकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको पनपने में, उनको बढ़ने में और उनको पैंडेमिक से उभरने में जो है वो दिक्कत हो रही है। तो ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि अब ये मौका है कि हम उन लोगों के पास और वित्तीय सहायता पहुंचाएं, बैंकों से कहें कि उसमें वो ज़्यादा और तेज़ी से काम करें। तो जो हमारा जो ये बहुत बड़ा एक इनफॉर्मल सेक्टर है और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिसकी संख्या करीब 6 करोड़ से अधिक मानी जाती है, उनको भी फायदा हो जाएगा, वो अपना लोन वापस कर सकेंगे और वहाँ पर रोजगार भी ज़्यादा पैदा होता है, ज़्यादा उसका जो ज़्यादा जनरेशन होता है, जॉब्स का जनरेशन होता है। तो मेरे ख्याल में अब ये बजट के पहले ये आंकड़े आना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री हमारी जो है वो इस बात की तरफ नज़र रख सकती है कि कैसे बैंकों को और प्रोत्साहन मिले कि वो इस तबके को, इस हमारे छोटे उद्यमियों को, व्यापारियों को कैसे और बढ़ावा दें, क्योंकि उससे नुकसान तो नहीं होगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है और आर्थिक गति है उसको तेजी मिलेगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी और साथ में लक्ष्मण सर आपका कि आप दोनों ने अपने विचार यहाँ पर रखे। तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके बारे में एक वक्त काफी आलोचना की गई थी, खतरा बताया गया था बैंकिंग सिस्टम को, लेकिन एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वहां पर एनपीए की दर जो हमारा रेगुलर बैंकिंग सिस्टम है उससे आधी है। यानी लोगों ने वक्त पर अपने कर्जे चुकाए हैं, भले ये छोटे कर्ज थे लेकिन लोगों ने उसे ईमानदारी से चुकाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिजियम की तरफ से भेजे गए नामों को मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी आपत्तियां बताए बिना नाम वापस नहीं भेज सकती। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होनी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अब क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो जजों की नियुक्ति मामले में सुनवाई जो है वो कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपने अब 1.5 साल हो गया, अभी तक आपने नामों को मंजूरी जो नहीं दी है और आप बिना कारण बताए आप ये फाइल जो फाइल जो है वापस जो नहीं भेज सकते। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून मंत्री किरण रिजिजू है उसके बयान को लेकर के भी नाराजगी जो जताई। किरण जो कानून मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट नाम जो है उसको सिलेक्शन कर रहा तो उसकी नियुक्ति जो वो भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जो सरकार है वो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को मंजूरी
मंजूरी नहीं देने पर खुश जो है वो नहीं है। तो इसलिए सरकार जो है इसको बार बार इसको डिले जो है वो कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसको लेकर के जवाब जो है मांगा है। अब मामले की सुनवाई जो है 8 दिसंबर को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे की टिप्पणी जो है वो करेगा कि अभी तक आपने क्यों जो है जजों के नामों को मंजूरी जो है नहीं दी। बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते की बेहद शानदार शुरुआत हुई। बाजार में बुल्स का जोश हाई रहा। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा। निफ्टी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने भी आज जो नए स्तर को छुआ, रिकॉर्ड हाईज लगाए। आज सेंसेक्स 211 पॉइंट चढ़कर 62,505 पर और निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 18,563 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 37 पॉइंट चढ़कर 43,000 के पार गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी रही। रिलायंस करीब 6 महीने के ऊपर स्तर पर जा पहुंचा। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी हमने देखी एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में रही। फार्मा शेयरों में हल्की बढ़त वहां भी थी। रेलवे, फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज जोश था, तो वहीं आज मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। तो शेयर बाजार जहां एक तरफ नया हाई बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एसआईपी में भी निवेश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एसआईपी में बढ़ता निवेश लग्जरी कार कंपनियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड संतोष अय्यर का मानना है कि एसआईपी में बढ़ते निवेश की वजह से भारत में लग्जरी कारों की जो ग्रोथ है उसमें अब दिक्कत आ रही है। अय्यर के मुताबिक एसआईपी उनका कॉम्पिटिटर है। वो अपनी टीम को कहते हैं कि अगर एसआईपी में निवेश के साइकिल को तोड़ दिया जाए तो लग्जरी कार इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अय्यर के मुताबिक भारत में लोग बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अय्यर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और कमेंट है। एसआईपी में निवेश से क्यों बढ़ रही है लग्जरी कार की कंपनियों की चिंता? आज आवाज अड्डा हमने सोचा इसी पर किया जाए। तो शाम 7:57 यानी आपसे कुछ देर बाद आपको ये शो देखने को मिलेगा। एसआईपी या मर्सिडीज, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर जुड़िएगा। चलिए बात करते हैं चुनावी दंगल की। में 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं की कई रैलियां थीं। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि गुजरात में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, केजरीवाल, तमाम नेता वहां पर अपना पूरा दमखम लगाते दिख रहे हैं। देखिए, आज तीनों पार्टी के नेता है वो जमकर रैलियां कर रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो आज चारों चार रैली सौराष्ट्र रीजन में हो रही है और आखिरी सभा राजकोट में रात 8 बजे होने जा रही है। अमित शाह की बात करें तो उत्तर गुजरात में 3 जनसभाएं और रात को वो अहमदाबाद में आकर एक आखिरी जनसभा को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी है वो गांधीनगर और अहमदाबाद में सभाएं करने जा रही है। और अगर हम बात करें उसके और एक नेता की, तो जो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका भी आज रोड शो और जनसभाएं हो रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो महसाणा में भी एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं और रात को वो भी अहमदाबाद में अपनी एक आखिरी जनसभा करने वाले हैं। आज के दिन के शेड्यूल की बात करें, और भूपेंद्र बघेल जो उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज 3 जगह पर है वो रोड शो और जनसभाएं करने वाले हैं। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने सूरत में डेरा डाला हुआ है और वहाँ 3 रोड शो और रात को एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया गया है। वहीं भगवत मान पिछले 8 दिन से गुजरात में है और आज भी उनका उत्तर और मध्य गुजरात में 4 जगह पर रोड शो आयोजित किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि इसी तरह से पूरा का पूरा फोकस है वो अब बढ़ता जा रहा है और पहले चरण के मतदान को अब शेष दिन बचे हैं और कल शाम प्रचार का पूरा जो ये वाक्य है वो बंद हो जाएगा और फिर डोर टू डोर प्रचार में नेताओं को लगना पड़ेगा। इसीलिए जहां पहले चरण का चुनाव है वहां नेता जोर लगा रहे हैं। जी। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने रेगुलेटर्स की ज्वाइंट कमेटी बनाई है। इस कमेटी में ट्राई-सीबी, RBI और कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी जल्द ही फ्रॉड रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाएगी। संवाददाता असीम मनचंदा इसकी और डिटेल दे रहे हैं।
देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई जो है अब एक्शन में आ गया है। ट्राई ने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो बनाई है। इस कमेटी में सेबी, आरबीआई और कंज्यूमर मंत्रालय के अधिकारी जो है वो शामिल होंगे। इस कमेटी ने अपनी पहली बैठक जो है वो भी कर ली है। 10 नवंबर को पहली बैठक थी। इस कमेटी ने काफी सारे सुझाव दिए कि किस तरह से अनचाही कॉल्स को रोका जा सकता है, किस तरह से अनचाही फ्रॉड्स को जो है वो रोका जा सकता है। तो उसको लेकर के अब एक एक्शन प्लान जो बनेगा, जिसको बना करके सरकार जो है एक दिशा में आगे जो है बढ़ेगी, ताकि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनको जो है वो रोका जा सके। खासतौर पर देश में कई ऐसे लोकेशंस हैं जो कि साइबर फ्रॉड का हब बन करके उभरे हैं। इसमें जामताड़ा है, पुरलिया है, जिसमें मेवात है। तो सरकार अब इसके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी जो कर रही है। खासतौर पर मोबाइल सोर्सेज के जरिए ये फ्रॉड जो है वो किए जाते हैं। तो सरकार इसको लेकर के नए नियम जो है वो बना सकती है, ताकि आगे आने वाले फ्रॉड जो है कम। 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां जल्द कबाड़ होने जा रही है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर सुझाव मांगे हैं। हमारे संवाददाता रोहन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो रोहन, सरकार की ड्राफ्ट गाइडलाइन क्या कह रही है? ये जो पॉलिसी है, अब क्या सरकारी गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? जो सरकार ने इस वीकेंड पे एक नियम लाया है वो रहा है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, उनको अगले साल जो 1 अप्रैल 2023 के बाद से उन्हें मैंडेटरी रूप से, उनका पहले तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं किया जाएगा, और दूसरा कि उन्हें मैंडेटरी रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है। 30 दिन के अंदर कमेंट मांगे गए हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन ये जो है ये एक टाइमलाइन के तहत किया गया है। जो स्क्रैपेज पॉलिसी आपको याद होगा पिछले साल सरकार लाई थी, ये उसी का एक टाइमलाइन है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और हर वो गाड़ी जो कि केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास है, यहां तक कि जो स्टेट कॉर्पोरेशंस की बस चलती हैं, वो सारी की सारी अगर 15 साल की उम्र को पूरी कर चुकी हैं तो उन्हें मैंडेटरी रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। और इसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो अभी सारी गाड़ियों को मिला लिया जाए तो 4 करोड़ से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल को पूरी कर चुकी है। उसका एक बहुत ही अच्छा जो चंक है वो है सरकारी गाड़ियों का। पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, यानी कि नई गाड़ियों की खरीद होगी। इस बात को लेकर ये एक है। दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियां, इसका बहुत इंपैक्ट जो है वो पॉल्यूशन पे होने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की बात कही गई है। स्क्रैपेज पॉलिसी का जो मुख्य पर्पस है वो यही है कि जो पॉल्यूटिंग गाड़ियां हैं उनको सड़कों से बाहर किया जाए और उसी के क्रम में ये काम किया जाए। तो पुरानी गाड़ियां या पुरानी बसेस जो आपको दिखती हैं इस वक्त सड़क पे, अगले साल से 1 अप्रैल 2023 के बाद से वो नहीं दिखेगी। इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लागू किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होना है, तो टाइमलाइन के हिसाब से इसके बाद अगले साल जो है सरकार का जो जोर रहेगा वो फिटनेस पे रहेगा। जो तमाम गाड़ियां हैं उनका फिटनेस जो सर्टिफिकेट, जो रूल्स हैं वो कड़े किए जाएंगे। और इसके अलावा अभी हमारे पास स्क्रैपेज सेंटर नहीं है, तो अब जो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्क्रैपिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है। तो इसको लेकर भी नियम बहुत जल्दी आने वाले हैं। जी शुक्रिया। चीन में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। चीन में इस वक्त कोविड लॉकडाउन का जोरदार विरोध हो रहा है। बीजिंग से शुरू है प्रदर्शन अब 12 से ज्यादा बड़े शहरों तक फैल चुके हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी जनता शी जिनपिंग की गद्दी छोड़ो के नारे लगा रही है। इस दौरान सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबरें हैं। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का 9वां दिन था और आज भी 4 अहम मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें से इस वक्त तीसरा मुकाबला जारी है। लेकिन आज के पहले मैच में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी और स्पेन का मुकाबला था और इस मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 गोल करने में कामयाब रही, लेकिन कोई भी टीम विजय बढ़त नहीं बना सकी और मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। आज का दूसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये खेला गया कैमरून और सर्बिया के बीच, एक रोमांचक मुकाबला जहां पहला गोल तो कैमरून ने किया, लेकिन पहला हाफ खत्म होने से पहले अतिरिक्त समय में सर्बिया 3 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर मैच को अपनी तरफ ले गया। इसके बाद भी सर्बिया का शानदार खेल नहीं रुका। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही सर्बिया ने कैमरून पर एक और गोल दागकर स्कोर को कर दिया 3-1, लेकिन कैमरून की टीम ने भी जोर लगाना बंद नहीं किया और 3 मिनट के अंदर फिर से 2 गोल दागकर स्कोर कर दिया 3-3, लेकिन इसके बाद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। आज का तीसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है दक्षिण कोरिया और घाना के बीच। मैच अभी जारी है, जिसमें घाना ने फर्स्ट हाफ में 2 गोल कर दिए हैं, मगर साउथ कोरिया
अभी तक आप कोई भी गोल नहीं कर पाई है, तो 2-0 से घाना इस मैच में आ गए। लेकिन आज का आखिरी मुकाबला खेला जाने वाला है रात 9:30 बजे और यह मुकाबला होने जा रहा है 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच। और ब्राजील इस मैच में पूरी तरह से जीत दर्ज करना चाहेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा और एक इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिल सकता है। तो आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप के साथ साथ स्पोर्ट 18 और स्पोर्ट 18 HD टीवी चैनलों पर फ्री देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहां ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे हैंडल्स आपको मिलेंगे, वहां से सारी खबरें ले सकते हैं। आगे आपके लिए होगा कल का बाजार। नमस्कार।